आरबीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत के लिए जो भी भाई बहन छात्र आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से टीचर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास चल रही है। और हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण में हम आज पढ़ेंगे अचों के कुछ भेद। अच माने स्वर, तो स्वरों के कुछ भेद पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में ह्रस्व दीर्घ प्लुत के बारे में भी पढ़ा, और एक बार रिकॉल कर लेते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा के परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण अच्छे से समझ लेते हैं। अचों के भेद। अचों के भेदों के अंतर्गत जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा, ये किसकी होती है? ये होती है आपके अचों की। अच माने स्वर, तो केवल स्वरों की होती है, जबकि व्यंजनों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा नहीं होती है। क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किसकी होती है, तो वो होती है सिर्फ अचों की। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा का जो परिभाषा है संस्कृत में दी गई है वो क्या है कि उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतय। उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतय, इसका मतलब यह है कि ऊ का उच्चारण करते समय, उकालो, ऊ का उच्चारण करते समय जितना समय लगता है, उसी प्रकार से जो अचों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो जाती है। अर्थात ऊ के उच्चारण काल में जितना समय लगता है उतने ही समय में उच्चारण करने योग्य अचों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। अर्थात जो आपके जैसे ये ह्रस्व है वो उसकी एक मात्रा हो जाती है, जो दीर्घ है उसकी दो मात्रिक होती है और प्लुत है वो त्रिमात्रिक होती है। लेकिन उदाहरण दिया गया है, जैसे कि उदाहरण है जैसे कोई मुर्गा जब बांग देता है सुबह, तो वो कैसा बोलता है? वो बोलता है कुकड़ू कू, तो कुकू कू बोलता है। कुकू कू, तो कू, पहला जो कू बोला उसने उसमें जो उच्चारण का जो समय था वो कम था, उससे अधिक जो दूसरा उसने कू बोला उसमें उच्चारण का समय पहले से अपेक्षा अधिक था। और जो तीसरा उच्चारण बोला उसने ऊ का, उसमें एक बहुत लंबी समय लिया, जैसे कुकड़ू कू, जैसे कुकू कू, जो पीछे का जो कू का जो उकार का उकार है, जो अच है, उकार है, अच है, इसकी क्या होगी? प्लुत संज्ञा होगी। और जो बीच वाला जो उकार का उच्चारण किया उसकी दीर्घ संज्ञा होगी। और जो शुरुआत में जो उकार का उच्चारण किया था उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी। इसी प्रकार से स्वर जो हैं, स्वरों की हम समय के अनुसार, जितनी समय के अनुसार हम उसको उच्चारण करते हैं, तो उन स्वरों की क्या होती है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। और जो ह्रस्व जिन जिन स्वरों की ह्रस्व संज्ञा होती है वो एक मात्रिक होते हैं, जिन स्वरों की दीर्घ संज्ञा होती है उन वे द्विमात्रिक होते हैं, और जिन स्वरों की प्लुत संज्ञा होती है वे त्रिमात्रिक होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि कुकू कू जो शब्द है वो पहला जो कू का उकार का उच्चारण है उसमें जो उच्चारण में जो समय लगा वो कम लगा, उससे अधिक जब बीच वाले का में जो है उच्चारण का समय उससे अधिक लगा, और आखिर में जो कुकू कू जो ये बहुत दूर तक समय का उच्चारण में समय लगा, उसकी जो है ये प्लुत संज्ञा होगी। तो प्लुत संज्ञा कितने मात्रिक का होता है? त्रिमात्रिक का होता है। दीर्घ संज्ञा द्विमात्रिक का होता है, और ह्रस्व जो है स्वर है वो एक मात्रिक का होता है। इसके बाद में आता है उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा, उदात्त संज्ञा और अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा, ये
जितने भी आपके ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, उदात्त संज्ञा है, चाहे अनुदात्त संज्ञा है, चाहे स्वरित संज्ञा है, ये जो हैं ये सभी स्वरों के क्या हैं, भेद हैं। अचों के क्या हैं, भेद हैं। उदात्त संज्ञा जो है, उदात्त संज्ञा का जो सूत्र दिया है, उच्चेरुदात्त। उच्चेरुदात्त, इस उच्चेरुदात्त का अर्थ क्या है, मतलब क्या है कि तालवा आदिषु, तालु आदिषु संभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नो अच अच। अर्थात इसका मतलब है कि तालु आदि स्थानों से, तालु आदि संभागेषु, आदि तालु आदि स्थानों से, स्थानेषु स्थानों में, ऊर्ध्व ऊंचे भागों से निष्पन्न अच को क्या कहा जाता है, उदात्त संज्ञा कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है, उच्चेरुदात्त, है ना। तालवादेषु संभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अर्च, यानी ऊंचे वाले भाग में निष्पन्न जो अच है, जो अच का उच्चारण किया जाता है, वो उदात्त संज्ञा कहलाता है। तो भावार्थ आपका यहाँ पर यही निकल के आएगा कि जो कोई अच उच्चारण स्थान के ऊपर वाले भाग में उच्चारित होता है ना। कोई भी अच यदि उच्चारण स्थान के ऊपर वाले भाग में उच्चारित होता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा होती है। यानी कोई भी अच हो, कोई भी स्वर हो, वो जिसका उच्चारण जिस स्थान से हो रहा है उस स्थान से ना होकर के बल्कि ऊंचे स्थान से उसका उच्चारण किया जाए तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, उदात्त संज्ञा होगी। फिर एक बार समझ लेते हैं उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा का सूत्र है उच्चेरुदात्त। उच्चेरुदात्त यानी ऊंचाई से उच्चारित होने वाला अच। इसका जो परिभाषा है वो ये है, तालवादेषु, तालु आदेशु संभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागेषु, यानी ऊंचे भागों से निष्पन्न अच, जो जिस अच का, जिस स्वर का उच्चारण किया जाता है वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा होती है। भावार्थ यही है कि यदि कोई भी जो अच है जिसका उच्चारण स्थान एक स्थान है और उस स्थान से यदि ऊपर हम उसका उच्चारण करते हैं तो वहां पर उदात्त संज्ञा होती है। जैसे जो आ है, क्या है, आ है, अकार है। आपका जैसे एक उदाहरण दिया जाए यहाँ पर तो वो क्या है, जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हैं जैसे कि अकार है, ये आ है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या होगा, कंठ होगा। लेकिन आ का उच्चारण, आ का उच्चारण यदि हम कंठ से और थोड़ा ऊपर करें तो उसकी जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी, उदात्त संज्ञा होगी। यानी उच्चारण स्थान से ऊपर यदि हम जिस अच का उच्चारण करते हैं उसकी क्या होगी, उदात्त संज्ञा होगी। क्या होगी, उदात्त संज्ञा होगी। तो उच्चेरुदात्त, उच्चेरुदात्त, उच्चेरुदात्त इसका सूत्र है, यानी उच्चारण स्थान से जब हम किसी ऊपर उठ करके जिस अच का उच्चारण करते हैं उसकी उदात्त संज्ञा होती है। अगला है अनुदात्त संज्ञा। अनुदात्त संज्ञा का सूत्र है निचेरुदात्त। निचेरुदात्त यानी जिसका उच्चारण नीचे की तरफ हो। तो परिभाषा में क्या है कि तालवादेषु संभागेषु स्थानेषु, तालु आदि स्थानों से, स्थानों में, अधोभागेषु नीचे के भाग में, निष्पन्नो अच, अच, निष्पन्नो अच उच्चारित होने वाला अच जो है वो क्या है, अनुदात्त संज्ञा कहलाता है। तात्पर्य क्या हुआ, इस अनुदात्त संज्ञा का मतलब वही हुआ कि यदि कोई भी अच है, जब कोई अच उच्चारण स्थान के नीचे वाले भाग में उच्चारित होता है तो वह अनुदात्त संज्ञक होता है। यानी अनुदात्त संज्ञक कब होता है, जब कोई अच, अच यानी स्वर, जब कोई स्वर
अपने एक निश्चित उच्चारण स्थान से और अधिक नीचे यदि कोई उच्चारित किया जाए तो वहां पर कौन सा संज्ञा होगी? अनुदात्त संज्ञा होगी। जैसे कि अभी बताया था कि जो अकार है, आ है, इस आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। यदि कंठ अकार है और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, यदि इस कंठ से नीचे यदि अकार का उच्चारण किया जाए, निम्न स्तर पर इसका उच्चारण किया जाए, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? अनुदात्त संज्ञा होगी। कौन सी अनुदात्त संज्ञा होगी? अनुदात्त संज्ञा होगी। इसका सूत्र है निच्चेरुदात्त, यानी अपने उच्चारण स्थान से यदि किसी अच का, किसी स्वर का निम्न स्तर पर क्या किया जाए? उच्चारित किया जाए, तो वहां पर अनुदात्त संज्ञा होती है। अनुदात्त संज्ञा का सूत्र है निच्चेरुदात्त, यानी निम्न स्तर से उच्चारित होना। तो तालु आदेशु संभागेशु स्थानेषु अधोभागेशु निष्पन्नो अर्च, यानी तालु आदेशु स्थानों से निम्न स्तर पर यदि किसी अच का, यानी निम्न स्थान से यदि किसी अच का, किसी स्वर का उच्चारण किया जाए, तो वहां पर अनुदात्त संज्ञा होती है। अगला है स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा क्या है? स्वरित संज्ञा का सूत्र है समाहार स्वरित है। समाहार स्वरित है। इसमें सीधी सीधी बात बताइए कि स्वरित संज्ञा किन अचों की होगी? वे अच जो उदात्त और अनुदात्त तत्वे, यानी उदात्त स्थान और अनुदात्त स्थान पर वर्ण धर्मो समीह्रियते यस्मिन् सो अच। अर्थात इसका मतलब क्या है कि स्वरित संज्ञा किनकी होगी? जो जिनका उच्चारण स्थान, जिन अचों का उच्चारण स्थान उदात्त भी है और अनुदात्त भी है। जिन अचों का उच्चारण स्थान उदात्त संज्ञा भी होता है, अनुदात्त संज्ञा भी होता है, ऐसे अचों की क्या होगी? स्वरित संज्ञा होगी। तो समाहार स्वरित है। इसका जो परिभाषा है संस्कृत में वो यह है कि उदात्त अनुदात्त तत्वे, उदात्त और अनुदात्त तत्व में वर्ण धर्मों में समिह्रियते समान स्थान रखता है। यानी जो अच जो क्या है कि उदात्त संज्ञा भी है और उदात्त स्तर पर भी उच्चारित होता है और अनुदात्त स्तर पर भी उच्चारित किया जा सकता है। तो ऐसे स्वरों की क्या होगी? स्वरित संज्ञा होगी। स्वरित संज्ञा का सूत्र है समाहार स्वरित है। तो इस प्रकार से ये अचों के आपके भेद कहे गए हैं। इसके बाद में हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका ये उदात्त संज्ञा है। जो उदात्त संज्ञा जो है, उस उदात्त संज्ञा में क्या होता है कि जो जितने भी स्वर हैं उनमें किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। जो जितने भी क्या हैं? अच हैं। जितने भी क्या हैं? अच हैं, वो क्या होते हैं? वो आपके आपके क्या होते हैं? चिन्ह रहित होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह रहित होते हैं। जो उदात्त संज्ञा होगी, जिन स्वरों की उदात्त संज्ञा होगी, उनमें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होगा। वो ज्यों की त्यों आपके लिखे जाएंगे। जैसे कि आ है, ई है, ऊ है, इस प्रकार से इनमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होगा। तो वो तो कौन सी संज्ञा होगी? उदात्त संज्ञा होगी। यदि इन्हीं आपके जो है इन्हीं चिन्हों के नीचे यदि हम इस तरह से लाइन खींच दें नीचे की साइड में, तो वहां पर क्या होगी? वहां पर जो है अनुदात्त संज्ञा कहलाएगी। जो ये अनुदात्त स्वर को हो जाएंगे। यदि हम अनुदात्त स्वर कौन से हो जाएंगे? यदि इन्हीं स्वरों के नीचे हम नीचे लाइन खींच दें तो अनुदात्त स्वर हो जाएंगे। और यदि इन्हीं स्वरों के नीचे, यदि इन्हीं स्वरों के हम क्या है ऊपर, यानी ऊपर यूं ठाड़ी लाइन खींच आती है, यदि ठाड़ी लाइन का चिन्ह आता है, तो वे कौन सा स्वर होगा? वो स्वरित स्वर होंगे। वो स्वरित संज्ञा स्वर होंगे। तो
आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप इसी वीडियो को, ऐसी ही वीडियो को जो भी संस्कृत सेकंड ग्रेड विषय से तैयारी कर रहा है, संस्कृत विषय से तैयारी कर रहा है, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।